तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बिगिनर्स बॉक्स 6 के आगे वाले क्वेश्चंस जो फ्रिक्शन पे बेस्ड है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वेइंग 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हमसे पूछा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पता करके देना है। तो लेट्स से हम क्या कह देते हैं, ये अपना सपोज कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक का मुझे मास दिया हुआ है इस 10 kg। अब ये जो ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसका मुझे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज यहाँ पे म्यू पता करना और साथ ही साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता करना। ये दो वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करके देने हैं। और ये लिखा है हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना यहाँ पे है, 49 न्यूटन इज सफिशिएंट टू मूव अ ब्लॉक। मतलब जब यहाँ पे इस बॉडी पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स 49 न्यूटन लगा देते हैं तो जो बॉडी मूव करने वाला सिचुएशन में हो जाता है। मतलब 49 न्यूटन जो है वो आपका क्या बन गया, उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस आ गया। मतलब जैसे ही 49 न्यूटन हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया और इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लग जाएगा। जस्ट एबल टू मूव का मतलब क्या होता है कि वो जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब इस फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करके म्यू निकालते हुए तो नीचे क्या लगेगा, इसका वेट mg। और यहाँ पे 49 से देखते समझ आता है कि यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 ली जाएगी क्योंकि 9.8 का आधा 4.9 होता है इसीलिए, है ना। तो यहाँ 10 नहीं लेंगे और ग्राउंड से जो सरफेस से जो नॉर्मल मिलेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में ऊपर। क्या करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हुए नॉर्मल किसके बराबर लिख दिया जाए, m इंटू जी के बराबर लिखते हुए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारा क्या लिखते हुए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फोर्स 49 न्यूटन के बराबर लिखते हुए। अब इन दो इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, और यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो कितना लगाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 49 न्यूटन का लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम वो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यू तो हमें पता करना है, नॉर्मल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आपका mg इज इक्वल टू, यहाँ पे बन क्या है मेरा 49। अब यहाँ से म्यू निकालते हुए म्यू इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय क्या बन के आ जाएगा तुम्हारा, mg आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं म्यू निकालने जाऊँ, म्यू को लिख सकता हूँ 49, मास लिख दिया जाए लेट्स से 10, और यहाँ पे आपका g की वैल्यू 9.8 ली जाए क्योंकि यहाँ पे 4.9 ना का 2 टाइम्स हम जानते हैं 9.8 हो जाएगा। तो 4.9 यहाँ पे 10 से कैंसिल करेगा, 4.9 यहाँ पे 2 से कैंसिल करेगा, और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। लेट्स से हम बोल सकते हैं ये 10 इस 10 को कैंसिल करता है। तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, ये बन गया मेरा 1/2। 1/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो सबसे पहले मुझसे पूछा था कि ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, दैट इज आपका 0.5 आ गया ना। अब क्या करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो जो टोटल है ना, जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट है ना, लेट्स से फोर्स जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड के द्वारा कौन दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है आपकी इस हॉरिजॉन्टल फोर्स 49 के बराबर, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल लगते हुए जिसकी वैल्यू क्या लिखते हुए, mg लिखते हुए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हम यहाँ पे थीटा की बात कर रहे हैं तो उसको डिफाइन किया जाता है जो आपका इस है ना, ये जो दो सरफेस के द्वारा लेट्स से जो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे, है ना, दो फोर्सेस लग रहे हैं अपने देख सकते हैं इस बॉडी पे ना, सरफेस के द्वारा, एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स,
सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज नॉर्मल, ये सरफेस के द्वारा लग रहा है, और एक सरफेस के पैरेलल फोर्स जिसको नाम दिया गया है फ्रिक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस, है ना, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो कांटेक्ट फोर्स हो गया अप्लाइंग बाय द सरफेस ऑन द बॉडी, ये नेट कांटेक्ट फोर्स हो गया। ये नेट कांटेक्ट फोर्स जो एंगल बनाएगा लेट्स से विद द वर्टिकल, उसी एंगल को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। अब ये थीटा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ रीड्रॉ अगर कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या देखता हूँ, ये एंगल जो है यहाँ पे, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में, ये एंगल अपना बना हुआ है लेट्स से आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका नॉर्मल हो गया और उसी तरह से अगर ये अपना फ्रिक्शन था, ये फ्रिक्शन था, तो ये भी आपका क्या होगा, फ्रिक्शन ही रहेगा, एफ ही रहेगा। अब इस ट्राइंगल में अगर लिखने जाएं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा बन गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है एफ एल, ये रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बेस है नॉर्मल, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए, बेस। अब यहाँ पे एफ एल जो है वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बना हुआ है 49, और यहाँ पे नॉर्मल जो है वो अपना किसके बराबर है, नॉर्मल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप नॉर्मल की वैल्यू 49 बाई म्यू बोल सकते हो। इस इक्वेशन से अगर मैं लिखूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई म्यू, नहीं तो म्यू की वैल्यू रख के, है ना, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम 49 बाई म्यू फॉर्म में क्यों लिखते हैं, अभी समझते हैं उसको। तो 49 डिवाइडेड बाई क्या बना हुआ है, म्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 49 इस 49 को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ से मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है, लेट्स से जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाता है। हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक था एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे डिफाइन हुआ, और एक है आपका लेट्स से ना इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम बात करते थे कि टोटल एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स लेट्स से विद द वर्टिकल, जिसका वैल्यू कितना होता था, फॉर्मूले वाइज अगर बोलूं तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, ये आपको याद ही रखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ना। अगर बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये रहा अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा जो है दैट इज योर tan इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं 0.5, तो यहाँ से क्या आया मेरा निकल के, थीटा निकल के आ गया tan इनवर्स म्यू की वैल्यू रख दो 0.5, तो ये हो गया अपना लेट्स से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दैट इज tan इनवर्स 0.5 करके कहा जा सकता है। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, ये होता है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रहा अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक, इस ब्लॉक को मूव कर सकता है ऑफ लेट्स से वुड ऑफ वेइंग, है ना, 10 kg, इस वुड का मास कितना है 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पूछा है एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा पूछा है। क्या करते हैं, इस पे फोर्सेस देखते हैं। आगे की तरफ 49 न्यूटन फोर्स, तो ये फोर्स ये इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, तो बॉडी जस्ट मूव वाले सिचुएशन में आ जाएगा। नीचे वेट mg, ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो हो गया mg के बराबर, ये रहा पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया अपना f निकल के आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं f तो अपना 49 है, म्यू पता करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम ऊपर से यूज कर लिए mg करके ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे mg को नीचे लेके आए, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 9.8 ली गई, तो 1/2 दैट इज 0.5, और यहाँ म्यू की वैल्यू आई दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो पहला पार्ट था, और दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते थे कि सरफेस के साथ दो जो है ना फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, जो सरफेस के द्वारा ना, एक फोर्स है आपका फ्रिक्शन और एक फोर्स है नॉर्मल, उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, वो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जो एंगल बना रहा है हमारा वर्टिकल के साथ थीटा, वो थीटा एंगल क्या है, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया गया है।
तो इस ट्राइंगल को अगर कंप्लीट किया जाए तो tan थीटा आया FL/n करके, तो n तो हम लिख सकते हैं 49/μ, तो यहाँ से tan थीटा हो गया म्यू, दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू 0.5 रख देते हो, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन आते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट and a hemispherical ball is mu and radius of the ball is r, find the maximum height to which the insect can crawl up in the bowl। तो ये रहा मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल। इस हेमिस्फेरिकल बाउल में ना रेडियस हमने कितना बोला है, लेट्स से r करके। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं सपोज कोई एक इंसेक्ट है, सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं ये अपना इंसेक्ट जो है वो यहाँ से क्रॉल करना स्टार्ट करता है। क्रॉल मतलब रेंगना ना, छोटे छोटे स्टेप लेके वो इसके सरफेस के अलोंग लेट्स से रेंगते 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 यहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमसे पूछा है सरफेस से कितने हाइट तक, ये जो हाइट हमसे पूछी गई है ना, अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट, मतलब ये हाइट हमें पूछा जा रहा है। ये हाइट बताइए कि ये हाइट कितनी होगी, है ना, ये सरफेस से कितना हाइट तक पहुंच सकता है रेंग के। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू और रेडियस आर, इसके फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। तो क्या करते हैं, इसको ना जहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंच जाता है इसके बाद फिसल जाता है लेट से, तो ये हाइट हमसे पूछा गया है। तो क्या करिए, इसको ज्वाइन कीजिए सेंटर से। ये हो गई लाइन जो सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से ज्वाइनिंग लाइन हो गई, और ये वो एंगल हो गया लेट से, है ना, जो वर्टिकल के साथ बना रहा है थीटा। यहाँ तक कोई स्लाइड नहीं हो रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं पहले वो बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटी mg जो लगेगा वो हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड्स लगता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये लाइन भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, थीटा। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, आपका जो नॉर्मल होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस रहा इसके परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। तो हम जानते हैं रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है सर्कल में। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा वो परपेंडिकुलर भी किस लाइन के अलोंग होगा, आपका लेट्स से अलोंग द रेडियस लाइन के अलोंग ही होगा। और नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर ना, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर लाइन जो है दैट इज योर टेंजेंट ना, वो जो टेंजेंट रहा ना, उस टेंजेंट के अलोंग हम बात करें तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा जो इसको प्रिवेंट कर रहा है स्लाइड होने से। यहां तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन केस हो गया। इसके बाद जस्ट ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन लगेगा, पर वो अब फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा क्योंकि अब रिलेटिव मोशन होगा उनके बीच। तो यहाँ तक उसको फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा था स्लाइड होने से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पे फ्रिक्शन, है ना, लेट्स से इसको स्लाइडिंग नीचे होता, तो फ्रिक्शन अगर होगा तो स्लाइडिंग रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, और ये वो मैक्सिमम केस हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता था दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, एक अलोंग द रेडियस ये रहा जो नॉर्मल, और एक परपेंडिकुलर टू रेडियस ये रहा फ्रिक्शन के अलोंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी एफएल और नॉर्मल तो ऑलरेडी अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस है, mg है नहीं, यही फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे सारे। तो इस mg को क्या करने जा रहा हूँ, रिजॉल्व करने जा रहा हूँ इन्हीं दो डायरेक्शंस के अलोंग। तो mg का कंपोनेंट लेट्स से अलोंग द रेडियस जिसके साथ एंगल बना रहा है थीटा mg, तो वो कंपोनेंट तो कितना हो गया तुम्हारा, वो कंपोनेंट होने चला गया mg cos थीटा, और mg के परपेंडिकुलर लेट्स से ये जो फोर्स का कंपोनेंट हमें दिख रहा है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चला गया mg का sin थीटा। अब यहाँ इस पॉइंट तक ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये वो ना एंगल थीटा हम निकाल लेंगे तो उससे हमारा ये h हाइट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वो थीटा निकालते हैं और थीटा निकालने के बाद h के टर्म्स में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये h है यहाँ से यहाँ तक लेट्स से टोटल जो हो गया दैट इज
स्फेयर का रेडियस r, तो ये जो हाइट हो जाएगा, ये हाइट मेरा कितना हो जाएगा, ये हाइट हो गया मेरे पास r माइनस एच करके कहा जा सकता है। और स्फेयर के सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हो, दैट इज योर रेडियस r। तो यहाँ पे हम cos थीटा लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस करते हुए, तो इसको हम आगे यूज भी करेंगे। तो इस ट्राइंगल से cos थीटा आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 90, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एच डिवाइडेड बाय r करके। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे आगे जाके। तो चलिए ना, अब इसको इक्वेशन को यूज किया जाए, तो मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स बैलेंस किया जाए तो अलोंग द परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल के अलोंग हम बोल सकते हैं, नॉर्मल का जो कंपोनेंट हुआ वो कंपोनेंट लिखा गया आपका mg का cos थीटा। और इस टेंजेंट लाइन के अलोंग अगर कहा जाए तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लिख दिया गया हमारे पास mg का sin थीटा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं, म्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द लेट्स से हेमिस्फीयर, तो म्यू एन लिख दिया जाए, तो mg sin थीटा करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल हम mg cos थीटा का यूज करते हुए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल तो आया mg cos थीटा इज इक्वल टू mg का sin थीटा। हमें ना यहाँ पे लेट्स से h हाइट पता करना है, तो mg को mg कैंसिल करता है, तो यहाँ से ये इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन पे क्या हो गया, cos थीटा को इस sin थीटा के नीचे ले जाओ, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपका cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं tan थीटा। और ऊपर में हम ये निकाले थे, दैट इज cos थीटा बराबर r माइनस एच डिवाइडेड बाय r। दैट इज अगर ये ट्राइंगल अगर लेने जाऊं तो इस ट्राइंगल में cos थीटा जो था, बेस तो था r माइनस एच, हाइपोटेनियस था r, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है ना, लेट्स से एच स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज किया जाए, तो यहाँ से tan थीटा सिंप्लीफिकेशन पे क्या बन जाएगा, tan थीटा आ जाएगा रूट अंडर में यहाँ पे बना आर स्क्वायर माइनस दिस इज आर माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, आर माइनस एच करके दिख रहा है। अब मुझे h सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यू जो आया मेरे पास, लेट्स से आप इसे क्या करते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको और अब ना मैथ्स कैलकुलेशन पार्ट सिंप्लीफिकेशन दिखाता हूँ आपको। तो क्या कीजिए, यहाँ पे इसको अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन गया म्यू इंटू दिस इज आर माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज आर स्क्वायर माइनस दिस इज आर माइनस एच का होल स्क्वायर, squaring both sides, this comes out to be mu square r minus h whole square is equal to right side comes to be r square minus r minus h whole square। अब क्या करो, इस r माइनस एच होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस एच होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया जाए आर माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर माइनस एच होल स्क्वायर क्या निकाल लो, कॉमन, ब्रैकेट में क्या बढ़ा, यहाँ पे बचा म्यू स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस 1 और यहाँ पे पड़ा हुआ है आर स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले जाया जाए तो आर माइनस एच का होल स्क्वायर मेरे पास हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट लेते हैं, आर माइनस एच इज इक्वल टू दिस इज आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर में म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस माइनस में माइनस तो होगा नहीं क्योंकि h r से ऑब्वियसली छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसको राइट साइड लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया h इज इक्वल टू आर माइनस, ये क्या बन के आया, r डिवाइडेड बाय रूट अंडर में म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब क्या कीजिए, r कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल के यहाँ पे मेरे पास आया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर में म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर।
h की वैल्यू मैक्सिमम हाइट है ना फ्रॉम द ग्राउंड जितना पहुंच सकता है विदाउट स्लाइडिंग, वो आया h इक्वल टू r 1 - 1 बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये था मेरा फुल है ना कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करते हुए। फिजिक्स कॉन्सेप्ट से देखें तो फिजिक्स कॉन्सेप्ट से सिंपल क्या है, इक्वेशंस का खेल है। तो समझते हैं क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ हेमिस्फेरिकल बॉल आपको दिया था म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया था, एंड रेडियस ऑफ द बॉल दिया हुआ था आर। फाइंड मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल। तो ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितने हाइट तक क्रॉल करके जा सकता था, वो हाइट ग्राउंड से पूछी थी एच। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कौन से फोर्स लगते, एम जी, नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे पता की है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता बॉडी नीचे स्लाइड करती तो उसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो mg को रिजॉल्व किए, mg cos थीटा mg sin थीटा, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर कर दिए यहाँ पे। तो नॉर्मल को mg cos थीटा किया और फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस किया। अब फ्रिक्शन को लिख दिया म्यू एन, एन की वैल्यू mg है ना, लेट्स से cos थीटा यूज की या mg sin थीटा आया। और इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो ये अगर h है, ये r है, तो ये r माइनस h हुआ। तो यहाँ से cos थीटा अगर लिखा जाए तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज r माइनस h बाय r। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अभी हमें जरूरत cos थीटा की नहीं है, हमें जरूरत है tan थीटा। cos थीटा sin थीटा के नीचे आएगा तो tan थीटा। अब इस tan थीटा को क्या लिख सकते हो ना, tan थीटा को बोले तो ये पाइथागोरस लगा दिया जाए, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ये परपेंडिकुलर आया तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब राइट साइड ले जाइए, म्यू आर माइनस एच बराबर ये रहा, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके आर माइनस एच होल स्क्वायर लेफ्ट साइड लाइए, प्लस बन गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आर माइनस एच होल स्क्वायर कॉमन निकालिए, आर माइनस एच सिंप्लीफाई करके प्लस वाला पार्ट यूज किया जाए, क्योंकि माइनस यूज करेंगे तो आर प्लस हो जाएगा, आर से बड़ा तो हो नहीं सकता एच। तो ये वो हाइट आया जिसपे स्लाइड कर सकता था है ना, मतलब बॉडी बिना स्लाइड किए हुए यहाँ तक पहुंच सकता था। अब इसको आप यहाँ तक ना ये कैलकुलेशन लेते हुए यहाँ तक पूरा आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसे खुद एक बार पूरा A to Z ट्राई करना। तो ये रहा सॉल्यूशन, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आराम से इसे पूरा A to Z वापस से ट्राई करके देखना। तो आई गेस सबको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन which makes an angle of 30 डिग्री with the horizontal। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है हमारा लेट्स से ये कोई ना, आपको क्या गिवन है, एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज √3/2। तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो ये आपका लेट्स से कोई ब्लॉक है जो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना गिवन है, ब्लॉक का मास 2 kg गिवन है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन वो मुझे गिवन है इज √3/2 करके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फोर्स, फर्स्ट पार्ट में आते हैं, मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्ट बी अप्लाइड ना टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स है ना डाउन, ये ब्लॉक कहाँ मूव करे, डाउन मूव करे ना, एक लेट्स से विदाउट एक्सेलरेशन मतलब डाउनवर्ड्स मूव करे, एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाए कांस्टेंट, मतलब डाउनवर्ड्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। मतलब हमें करना क्या है, फोर्स बैलेंस की बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डाउनवर्ड्स, हम जानते हैं क्या लगता है हमारा mg का साइन थीटा। उसके बाद इस डायरेक्शन में आपका क्या लगता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दैट इज mg cos थीटा। उसके बाद बोल सकते हैं नॉर्मल जो लगता है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर n हो गया। अब इस बॉडी का रिलेटिव मोशन सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे हो रहा है, जिसके वजह से सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था कि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करेगी, मूव डाउन,
मूव डाउन का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव मोशन नीचे हो रहा है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जीरो, मतलब फोर्स बैलेंस कर डालो। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है एक्सेलरेशन जीरो कराना है तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, मतलब व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक्सेलरेशन है ना जीरो कराए रखना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट द ब्लॉक मूव्स डाउन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी तो नीचे स्लाइड कर रही थी एक्सेलरेट होते हुए, अब उसको रोकना है स्लाइड करने से, तो उस पे जो फोर्स आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर। और वही एक्सटर्नल फोर्स हमें यहाँ कैलकुलेट करने की बात हो रही है। ये फोर्स जो पूछा गया है व्हाट फोर्स, मतलब ये कौन से फोर्स की बात हो रही है, उस एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है जो हम बोल सकते हैं कहाँ की तरफ लगाते हुए, लेट से ऊपर की तरफ लगाते हुए हमने खुद मान लिया। और अगर माइनस में आएगा तो मतलब जहां आपने सोचा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप बैलेंस करने जाओगे। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना, यहाँ पे अपने को नेट फोर्स जीरो करना है दोनों डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल मैं लिखने चला गया हमारा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन लिखने चले गए हम लेट्स से mg का साइन थीटा इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगते हुए, एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन लगाते हुए। अब वो एक्सटर्नल फोर्स हमसे पूछा गया है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया निकल के, दैट कम्स आउट टू बी माई mg sin थीटा माइनस योर फ्रिक्शन। अब क्या करते हैं यहाँ पे है ना, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं पता करने जाऊं तो ये हो गया mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन हम जानते हैं म्यू एन होता है, तो यहाँ से वो एक्सटर्नल फोर्स सिंप्लीफिकेशन करके आएगा दैट इज mg का साइन थीटा माइनस म्यू, नॉर्मल हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और mg कॉस ऑफ क्या लिख दिया जाए, थीटा। तो यहाँ से हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा mg कॉमन निकालो ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस क्या बोल दिया जाए हमारा म्यू कॉस थीटा करके आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो वैल्यूज हमें दे रखी है एक एक करके उन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी उन वैल्यूज को एक एक करके पुट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मास कितना दिया था, जी की वैल्यू कितनी है, ये सब पुट करते हुए तो ये मास जो बॉडी का दिया हुआ है दैट इज योर 2 kg, रख दो 2 kg। फिर जी की वैल्यू 10, थीटा कितना है, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू गिवन है √3/2 और कॉस ऑफ थीटा कितना है फिर से 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स आया इज 20, साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस √3/2 इंटू कॉस 30 अगर बात करूं तो कॉस 30 √3/2। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये चीज अपनी सिंप्लीफिकेशन पे आई, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1/2 माइनस 3/4। तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आया 2/4 माइनस 3/4 इज -1/4। अब -1/4 क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन। -5 न्यूटन, -5 न्यूटन से हमें क्या समझ आता है कि ये जो आपका इस बॉडी पे जो फोर्स है 2 kg जो बॉडी पे आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स जो आपने माना था ऊपर लगना चाहिए वो ऊपर नहीं, वो फोर्स हमारा कहाँ लगना चाहिए, नीचे की तरफ लगना चाहिए ना। वो हमारा माइनस बस यही बताता है कि वो फोर्स ऊपर नहीं लग के वो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए। और कितना मैग्नीट्यूड का, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड का। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट केस का। इसे समझते हैं फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है अपना कुछ इस तरह से, ये है बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये एक बॉडी है, ये बॉडी स्लाइड कर रही है डाउन द प्लेन, लेट्स से इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज √3/2, फ्रिक्शन कोफिशिएंट √3/2 क्वेश्चन में गिवन था। अब बोला है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड,
तो वो फोर्स हमने मान लिया, लेट्स से इस पे कहाँ लगाते हुए, ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट इट मूव डाउन द प्लेन। तो ये बॉडी डाउन द प्लेन मूव कर रही है ना। तो नीचे मूव कर रही है मतलब हम कह सकते हैं रिलेटिव मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, mg sin थीटा नीचे, तो हमने मान लिया एक्सटर्नल फोर्स ऊपर। तो अब बैलेंस कर दो नॉर्मल mg cos थीटा को और mg sin थीटा के बराबर एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, माइनस एफ, एफ की जगह म्यू एन, एन की जगह mg, म्यू mg cos थीटा रखते हुए अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए mg कॉमन निकाले, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, थीटा 30 डिग्री था तो यहाँ 30 रख दिया, सिंप्लीफिकेशन पे f आया -5, -5 मतलब जो हमने यहाँ पे बोला था लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स ऊपर मानो, तो वो माइनस बस यही बताता है कि वो फोर्स आपका ऊपर नहीं लगेगा, वो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन लगेगा। तो ये है मेरा लेट्स से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ना, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो आई गेस सबको समझ आ गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए इसके आते हैं पार्ट बी पे बात करने। तो पार्ट बी वही है ना, क्वेश्चन बन गया 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला गया है। अब बोला है व्हाट फोर्स, है ना, ये फोर्स कितना लगाया जाए, should be applied to the block so that it moves up without any acceleration। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, ये हमारा ब्लॉक हो गया सपोज वही 2 kg का ब्लॉक, इस 2 kg ब्लॉक पे बोला गया है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था जब नीचे लाना था तो फोर्स नीचे लगाना पड़ा, अब ऊपर ले जाना है तो इसी पे फोर्स हमें एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाने की बात हो रही है, ऊपर लगाने की बात हो रही है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर कितना लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक स्लाइड करे विदाउट एनी एक्सिलरेशन। तो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सिलरेशन से ऊपर की तरफ अगर हम इस पे बात करें, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस बॉडी को मूव कराना है, मतलब एक्सिलरेशन जीरो कराना है, तो फोर्स बैलेंस करना है हमें बस। तो यहाँ पे हम बात करें इस पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो डाउनवर्ड जो है इस बॉडी पे क्या लगेगा अपना, mg का लिखा जा सकता है sin थीटा। उसके बाद क्योंकि रिलेटिव मोशन ऊपर हो रहा है जिसके वजह से इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। उसके बाद क्या कह सकते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा अपना mg का cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा लगने जाएगा नॉर्मल। अब फोर्स बैलेंस करते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो y डायरेक्शन में देखता हूँ, तो y डायरेक्शन में तो नॉर्मल जो है दैट इज योर mg cos थीटा कहा जा सकता है। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ x डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन में अगर फोर्स बैलेंस करने आए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऊपर की तरफ F एक्सटर्नल किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन प्लस यहाँ पे बोला जा सकता है योर mg का sin थीटा। अब वो एक्सटर्नल पता करना है तो F एक्सटर्नल की वैल्यू फ्रिक्शन लिख दिया जाए म्यू एन, है ना, और n हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू mg cos थीटा बन जाएगी। तो यहाँ पे n लिखते हैं पहले, दैट इज mg sin थीटा, यहाँ से F एक्सटर्नल हो गया म्यू n की जगह यहाँ पे कैलकुलेट की थी mg cos थीटा प्लस ये बना हुआ है हमारा mg sin थीटा। तो यहाँ से वो एक्सटर्नल फोर्स मेरा बन गया mg कॉमन बन के ब्रैकेट में आया म्यू cos थीटा प्लस क्या लिख दिया जाए sin थीटा। अब वैल्यू पुट करने जाओ एक एक करके, तो मास कितना था 2, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, आपको 9.8 लेके बुक्स में मिलेगा ना, थोड़ी वैल्यू कम आते हुए, तो है ना, जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो सिंप्लीफिकेशन के लिए लेट्स से 10 ले लो। म्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3/2 पुट करो। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था अपना 30 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री पुट करो, कॉस 30 डिग्री, फिर साइन यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या रख दिया जाए 30 डिग्री। अब बस वैल्यू पुटिंग ना, गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। दिस इज 20, फिर कॉस 30 जो है वो तो है √3/2, साइन 30 जो है दैट इज योर 1/2। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना हो गया 20 इंटू ये हो गया निकल के 3/4 प्लस 1/2, ये निकल के आया 2/4 ना, ये पार्ट हो गया 2/4 दैट इज 5/4। तो 20 इंटू 5/4 किया जाए तो 4 20 को काटेगा 5 से, 5 5 जा इज
25 न्यूटन। तो वो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे, सच दैट दिस बॉडी मूव्स अपवर्ड्स। तो इस बॉडी पे वो जो फोर्स निकल के आया वो फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में ही आया, और वो फोर्स कितना आया इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, इज 25 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और नीचे लाने के लिए हमने ना डाउनवर्ड्स 5 न्यूटन फोर्स की बात की थी। तो ये है मेरा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। फिर से समझ लेते हैं। तो अब इस बॉडी को 2 kg बॉडी को ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाना है तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें समझ आता है। और फिर से वही है ना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन बोला है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड्स mg sin थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अपना, नीचे। अब F प्लस एम जी साइन थीटा, F एक्सटर्नल लिख डालो, और N एम जी कॉस थीटा, म्यू N लिखते हैं फ्रिक्शन, N की जगह एम जी कॉस थीटा, फिर एम जी कॉमन निकला, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे M की वैल्यू 2, G की वैल्यू 10, थीटा 30, और म्यू की वैल्यू √3/2, सिंप्लीफिकेशन पे आया 25 न्यूटन। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई गेस सबको समझ आया। चलिए, तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और कल हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। तो वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करो, ताकि और लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाएँ। चलिए, थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।